तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो लिखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी में। देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखो जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट मालूम है क्यों भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर है में कंटिन्यूअस ट्रायल्स किए जाए, है ना, मतलब एक ट्रायल, दूसरा ट्रायल, तीसरा ट्रायल, ऐसे करके एन नंबर ऑफ, अगर हम ट्रायल कर रहे हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एन नंबर ऑफ ट्रायल्स, और सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की कि देखो ऐसे क्या होता था रैंडम एक्सपेरिमेंट में कि हमको ऑल पॉसिबल आउटकम मालूम होते थे, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही है उसका आउटकम हमको नहीं मालूम होता था। इज दैट ओके? जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग करते हैं तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट कहलाएगा सक्सेस और दूसरा पार्ट कहलाता है फेलियर। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब किसी इवेंट के सक्सेस की कितना हो सकता है प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो मतलब क्या है कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ट्रायल आप कर रहे हैं उस ट्रायल के सिर्फ दो आउटकम होंगे। तो ये बाइनोमियल की पहली वो होती है, क्या होती है? टू आउटकम्स आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? टू आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? आइदर सक्सेस और फेलियर, है ना। तो सक्सेस की जनरली प्रोबेबिलिटी को हम लोग P मानते हैं एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है और फेलियर की Q है और टोटल आउटकम्स दो हैं तो Q प्लस P की वैल्यू 1 होगी ही होगी। बोलो भाई। ओके। दूसरी चीज क्या इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमने क्या कहा n नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं इसमें, तो n नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हो रहे हैं तो हर ट्रायल में आइदर सक्सेस और फेलियर, ठीक है। लेकिन हर ट्रायल में जो सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट या सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ट्रायल में मान लो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दूसरी हो गई और फिर नेक्स्ट वाला हमने करा तो उसमें कुछ और चेंज होके आ गई। इन एवरी ट्रायल द सक्सेस एंड फेलियर प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम, है ना। तो इन एवरी ट्रायल, मेरी बात समझ में आई? P एंड Q, मैं P एंड Q लिख रहा हूं, ठीक है, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर रिमेन्स सेम रहेगा। ये कभी चेंज नहीं होंगे। जो एक बार डिफाइंड हो गई वही हर ट्रायल में रहेगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी आप ट्रायल कर रहे होते हो हर ट्रायल अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक ट्रायल दूसरे ट्रायल पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ट्रायल। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हम लोग कितने हैं? मतलब n मतलब कुछ हमारा काउंटेबल नंबर ऑफ द ट्रायल्स हम लोग कर रहे हैं, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ द ट्रायल्स हम लोग कंटिन्यू करें और उसकी अगर ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो हम कहते हैं कि ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा? फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। तो अब इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है? आउट ऑफ n ट्रायल मान लो R सक्सेस होने हैं। क्या होने हैं? R सक्सेस हमको चाहिए। आउट ऑफ n ट्रायल, मान लो n ट्रायल हमने किए किसी भी चीज के और उसमें से मेरे को R सक्सेस चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो क्या होगी? देखो n ट्रायल है तुम्हारे पास और उसमें से R सक्सेस, जैसे मान लो कि तुमको चार बार तुम डाइस थ्रो करोगे, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि जो इवेंट मेरी सक्सेस है वो सक्सेस इवेंट है कि 2 आए ये बात, ठीक है। तो वो सक्सेस की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। तो फेलियर की क्या हो जाएगी?
5/6, 1 - 1/6 फेल्योर की होगी 5/6। अब मान लो उसको हम 4 बार फेंकना है और वो सक्सेस के ट्राई, तो उसमें 2 सक्सेस होनी है। तो 4 में से 2 सक्सेस होने के लिए तुम्हें पहले क्या करोगे कि हमको ये देखना पड़ेगा ना कि किन किन ट्रायल में सक्सेस मिल रही है। तो वो ट्रायल कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे, 4C2, यस और नो। तो वैसे ही अगर मान लो n तुम्हारे पास टोटल ट्रायल है और उसमें r को सक्सेस हो रही है, तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि कितने तरीके होंगे जिसमें हमको सक्सेस मिल रही है। तो वो कितने हो जाएंगे, NCR। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया NCR। अब चूंकि देखो सक्सेस है, एक में सक्सेस P, दूसरे में सक्सेस फिर P, तीसरे में सक्सेस P, तो R सक्सेस होगी तो P की पावर R होगी, बोलो। और Q की पावर फिर क्या हो जाएगी उसमें, N-R, बोलो। तो ये तुम्हारे को कह रहा है कि एग्जैक्टली अगर हम मान लो x = R से रिप्रेजेंट करें, x = R, x कोई एक नंबर है, मान लो कि x = 5 ट्रायल है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज NCR, P की पावर R, Q की पावर N-R। दिस रिप्रेजेंट्स द probability of R success out of n trials. Is that clear? अब ये तुमको देख के कुछ समझ में आ रहा? Yes, sir. ये Q + P की पावर n का R+1th टर्म है या जनरल टर्म है, बोलो। इसको तुम लिख सकते हो ना ऐसे, Q + P की पावर n का जनरल टर्म। अरे हाँ या ना? ये तुमने किस में पढ़ा था, बाइनोमियल में। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, Q + P raised to the power n। Q क्या है, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो एग्जैक्टली R सक्सेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, NCR, P की पावर R, Q की पावर N-R। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, बोलो, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अब इसको एग्जाम्पल से जरा समझो कि मान लो कि हमने 4 बार कॉइन को टॉस किया और हेड आने को मैं कह रहा हूं कि हमको प्रोबेबिलिटी हेड की निकालनी है कि 3 बार, है ना, कि कितने एग्जैक्टली 3 बार हेड आए। तो देखो n कितना है, 4 बार, क्योंकि रिपीटेडली इसको हम लोग करते हैं। बाइनोमियल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिपीटेडली हर बार एक एक ट्रायल किया अंडर सेम कंडीशंस, है ना। तो n की वैल्यू 4 है, हमको एग्जैक्टली कितनी बार चाहिए, 3 बार। तो मान लो तो r की वैल्यू 3 के लिए हमको फाइंड आउट करनी है। अब हेड के लिए हमको बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, बोलो भाई। तो दिस इज 1/2, तो Q क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, तो प्रोबेबिलिटी x = 3 के लिए हमको निकालनी है, x = R। समझ में आ रही मेरी बात? तो व्हाट इट बी, 4C3P, दैट इज 1/2 की पावर 3 into 1/2। तो दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया मेरी बात? कि अगर हमने 4 बार कॉइन को टॉस किया तो एग्जैक्टली 3 बार हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो दैट प्रोबेबिलिटी इज दिस वन, दैट विल डू विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही मेरी बात, बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, अब देखो, अब इसी में, अब वो मान लो तुमसे कहता है एटलीस्ट, और कभी कभी वो एटमोस्ट 2 वर्ड यूज कर लेगा, है ना। तो मान लो कि एटलीस्ट R सक्सेस अगर कहता है, कम से कम R सक्सेस अगर मिल रही है, तो प्रोबेबिलिटी तुम क्या निकालोगे, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू R। कम से कम R सक्सेस होंगे, है ना। तो अब ये तुम्हारा कहां से स्टार्ट होगा, मान लो कि K हमारा वेरिएबल है, तो K की वैल्यू R से N तक जाएगी, NCK, P की पावर K, Q की पावर N-K। इज दैट ओके? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट R सक्सेस, कम से कम R सक्सेस तो होंगे ही होंगे। नहीं समझ में आया मेरी बात, बोलो भाई, ओके। अगर वो कहता है एटमोस्ट R सक्सेस, तो
तो एट मोस्ट आर सक्सेस के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी x शुड बी लेस देन और इक्वल टू r। तो ये k कहां से स्टार्ट होगा, 0 टू r n c k p की पावर k q की पावर n माइनस k। इज दैट क्लियर? तो ये एट मोस्ट अधिक से अधिक आर सक्सेस होंगी। तो 0 सक्सेस भी हो सकती है, 1 सक्सेस भी, 2 सक्सेस भी, तो ये सब काउंटेड होते चले जाएंगे। आर के की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो यू विल गेट द वैल्यू। बोलो। ऑब्वियसली इसमें इन दोनों में आर शुड बी लेस देन टू एन। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो ऑब्वियसली एन मैक्सिमम है तुम्हारा, आर की वैल्यू उससे हमेशा छोटी ही होगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? बोलो। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें याद रखना है ना, इनका यूज तुमको बायनोमियल में आएगा। तो बायनोमियल से भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को भी अपन अभी करेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग अभी प्रोबेबिलिटी में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्या था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? जल्दी बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या थी? हाँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई दो इवेंट हैं A एंड B, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हाइल B हैज बीन अकर्ड, जबकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं पूरा, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहां से आपका आता है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B this should be probability of B into probability of A while B has been occurred। अब यहां पे ये डिपेंड करता है कि दोनों इवेंट डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट होगी तो ये प्रोबेबिलिटी A के बराबर हो जाएगी, अगर डिपेंडेंट होगी तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। और मैंने उस समय जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने बताया था कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट अगर हो जाता है, मान लो किसी बैग से अगर आपने एक एक करके बॉल निकालना है विद रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट। विद रिप्लेसमेंट में इंडिपेंडेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट हो जाएगी फिर वो तुमको, है ना। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। बोलो भाई, है ना। तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन को समझते हैं कि जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, और इस बैग में 4 ब्लू बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। लेट अस अज्यूम 4 ब्लू बॉल है और 6 रेड बॉल हैं। क्लियर? अब उसने कहा इसमें से 2 बॉल्स हमने रैंडमली पिक किए, टू बॉल्स रैंडमली पिक्ड किए। क्या है? 4 ब्लू 6 रेड, 2 बॉल्स रैंडमली पिक्ड। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रही बात? अब वो कह रहा है उसमें से 1 बॉल रेड हो while other is also red। इसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालनी है कि एक बॉल रेड हो जबकि दूसरी भी रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इज दैट ओके? क्वेश्चन समझ में आ गया कि तुम्हारे पास क्या है, 4 ब्लू बॉल है, 6 रेड बॉल है, उसमें से कोई 2 बॉल उसने पिक करी, तो उसमें एक बॉल रेड और दूसरी बॉल भी रेड ही हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इज दैट क्लियर? तो अब देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से कैसे करोगे। इसमें हमने मान लिया ए इवेंट को, सबसे पहले क्या करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी में इवेंट को डिफाइन करते हैं, है ना। ए इवेंट हमने दिखाया कि 1 बॉल इज रेड, और दूसरा मैंने माना प्रोबेबिलिटी सेकंड इवेंट बी कि अदर बॉल इज है ना, मतलब पहली बॉल और दूसरी बॉल, ठीक है। तो अब तुमको दिखाना है कि तुम्हें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हाइल ए हैज बीन अकर्ड। यही तो है कि दूसरी बॉल रेड होगी जबकि पहली रेड है, यही तो तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बोलो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इज दैट ओके? प्रोबेबिलिटी ए।
क्लियर हो गया मेरी बात? अब देखो यहां समझने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट डज इट मीन? दोनों बॉल रेड होंगी। ए इंटरसेक्शन बी का व्हाट इज द मीनिंग? दोनों बॉल रेड होंगी। तो ये कह रहा है बोथ बॉल्स आर रेड। और ये क्या कह रहा है? वन बॉल इज रेड, इन टोटलिटी वन बॉल इज रेड। हाँ या ना? इसको दूसरे बॉल से नहीं मतलब है ना? एक बॉल रेड रहेगी, दूसरी बॉल का इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब जरा ध्यान से समझो, एन ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम निकालो, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस अगर तुम डिफाइन करो तो सैंपल स्पेस क्या होगा? टोटल 10 बॉल है, 2 बॉल तुमने सेलेक्ट करी, दैट इज 10C2। 10 बॉल थी मेरे पास टोटल, 4 + 6 दैट इज 10। उस 10 में से तुमने 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, दिस इज माई सैंपल स्पेस। क्या ये चीज समझ में आ रही? एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों बॉल रेड हो जाएंगी। और रेड बॉल तुम्हारे पास कितनी थी? 6, तो 6C2। बोलो भाई, समझ में आ रहा? एन ए में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? केवल रेड बॉल के लिए, है ना? तो देखो, हो सकता है कि पहली रेड हो, दूसरी भी रेड हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हम दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, है ना? ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो वो क्या कह रहा है कि पहली रेड हो, दूसरी भी रेड हो। और क्या हो सकता है? पहली रेड हो, दूसरी ब्लू हो जाए। बोलो, वो तो कह रहा है पहली बॉल रेड है, वन बॉल रेड है, तो वन बॉल के साथ दूसरी बॉल का क्या कॉम्बिनेशन है? वो रेड भी हो सकती है और वो ब्लू भी हो सकती है। नहीं समझ में आया? तो एक तो हो सकता है कि व्हेन बोथ आर रेड, अरे बोलो, बोथ आर रेड और वन रेड अदर ब्लू। भाई ये भी तो हो सकती है। वो तो केवल एक रेड की बात कर रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी ए जो है वो एक बॉल रेड होगी, तो भैया उसके साथ दूसरे का कोई ना कोई तो कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि बॉल तो तुमने 2 सेलेक्ट करी है ना? तो केवल ये नहीं तुम कहोगे कि एक बॉल रेड है तो सिर्फ केवल 6C1 इसमें लगा देंगे, दूसरे वाले के बारे में भी तो बात करोगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो वो पॉसिबिलिटीज तुम्हें देखनी है कि एक रेड है, दूसरी भी रेड हो, एक रेड हो, दूसरी ब्लू हो जाए, है ना? तो अब जरा ये एन ए बताओ मेरे को क्या होगा जब दोनों रेड होंगी? 6C2, अरे बोलो भाई, और तो प्लस एक रेड और एक ब्लू, 6C1 × 4C1, अरे बोलो 6C1 × 4C1। ये आ गया, समझ में आ गई बात? तो अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी बी व्हाइल ए हैज बीन अकर्ड इज क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, बोलो, होल डिवाइडेड बाई एन ए डिवाइडेड बाई एन एस। यही तो करते हैं हम लोग, है ना? तो ये क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी कितना था? 6C2, तो दिस इज 6C2 अपॉन 10C2, बोलो भाई, डिवाइडेड बाई एन ए कितना था? 6C2 अपॉन 10C2 प्लस 6C1 × 4C1 अपॉन 10C2। हाँ या ना? 10C2 से पूरा कैंसिल आउट कर दोगे तो दिस इज 6C2 अपॉन 6C2 प्लस 6C1 × 4C1। समझ में आ रहा है? 6C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, बोलो, तो दिस इज 15 अपॉन 15 प्लस 24। इसकी वैल्यू चेक कर लो कितनी आएगी? 50, हाँ, 15 अपॉन 39, तो दैट इज 5/13। बोलो भाई, तो 5/13 इज द आंसर, है ना? कि व्हेन 2 balls आर पिक्ड अप, तो one is red and other is blue, other is also red, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/13। क्या ये चीज समझ में आई? तो ये किस पे बेस्ड था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, है ना? तो हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी, इंडिपेंडेंट इवेंट और इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयरों में आए हैं इन्हीं पे बेस्ड, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
क्लियर? चलो तो चलो भाई अब क्वेश्चन कुछ करते हैं हम लोग कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर विल हैव 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे। कैसे होगा? एक लीप ईयर में 53 फ्राइडे हो और 53 सैटरडे हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाउ टू सॉल्व दिस वन? तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो संडे भी हो सकता है, वो तो मंडे भी हो सकता है। नहीं भाई, देखो अब क्या करना होगा, तुमको 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे चाहिए, ठीक है ना? तो अब कॉम्बिनेशन तुम्हारा बनेगा, क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो दिन होंगे वो थर्सडे प्लस फ्राइडे हो, तो थर्सडे तक में तुम्हारा 352 में 52 निकल जाएंगे, 365 में। लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो फ्राइडे मिल जाए, यस और नो? तो 53 फ्राइडे हो जाएगा, फ्राइडे और साथ में दूसरा सैटरडे हो, तब भी तुमको 53 फ्राइडे मिल जाएगा। बोलो तीसरा क्या हो? सैटरडे प्लस संडे। इज दैट ओके? अब ये तुमने मान लिया इवेंट ए है। इवेंट ए क्या कह रहा है? 53 फ्राइडे। उसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी? 2 दिन है और टोटल दिन कितने होते हैं? 7। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे? 7 ही तो आएंगे भैया। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। बोलो भाई इवेंट बी, इवेंट बी कितना हो जाएगा? इवेंट बी तुमने मान लिया 53 सैटरडे, ओके? बोलो और तुम्हारा ये क्या दिखा रहा है फिर? ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो तुम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी निकालोगे तो दिस प्लस दिस माइनस दिस। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? 2/7। ये कितना देगा? 2/7 माइनस 1/7, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन दे रहा है, यस और नो? तो कितना हो गया? 2 2 4 में से 1 गया 3, तो दैट इज 3/7। या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है? दूसरे एंगल से करोगे कितनी पॉसिबिलिटीज हो रही जिसमें 53 फ्राइडे और 53 सैटरडे हो? ये 3 ही है। बोलो भाई। और तुम्हारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आएंगी? 7, तो 3/7 इज द आंसर। क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं? तो दिस वाज द क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, अगर नहीं हुआ है तो मतलब सोचो, विचार करो। दिस क्वेश्चन कैसे करेंगे? A and B are the two independent events. The probability that both A and B occur is 1/8. ये किसकी वैल्यू उसने दे रखी है? A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B उसने दे रखा है 1/8। बोलो भाई। And the probability that neither of them has occurred is 2/8. Sorry 3/8. तो neither of A nor of B has been occurred, यानी क्या वैल्यू दे रखी है? नाइदर ए नॉर बी, किसकी वैल्यू दे रखी है? ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम दे रखी है। तो प्रोबेबिलिटी ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इसकी वैल्यू उसने 3/8 दी है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आ रही कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की वैल्यू 1 माइनस 3/8 है, तो दिस इज 5/8। ये पढ़ चुके हो ऑलरेडी तुम लोग, है ना? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ A. Find the probability of the occurrence of A. A intersection B दे रखा है और A यूनियन B दे रखा है। तो अब ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। तो A यूनियन B कितना है? 5/8। प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी बी
माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8। बोलो अगर मैं इसको अभी x और इसको y मान ले रहा हूं तो x प्लस y की वैल्यू देखो कितनी आ रही, 3/4, 6/8, हाँ 3/4। x प्लस y की वैल्यू 3/4 आ गई। x मेरा प्रोबेबिलिटी a है और y मेरा प्रोबेबिलिटी b है। अब ये क्या बेकार x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई की वैल्यू है 1/8। बोलो भाई, तो क्या इन दोनों का यूज करके तुम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्या आएगा? अगर इनको मैं सॉल्व करूं तो क्या होना चाहिए, 1/2 और 1/4, 1/2 और 1/4 सीधे सीधे देखो, 1/2 इंटू 1/4 इज 1/8, 1/2 प्लस 1/4 दैट गिव्स यू 3/4, है ना। तो a की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, आइदर 1/2 और 1/4। क्लियर और नॉट? अब इसको तुम सॉल्व कर लोगे, ये तो सिंपल इक्वेशन है दैट यू कैन इजीली सॉल्व। बोलो भाई, ओके। नेक्स्ट, हाँ अब जरा ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट बाय द 3 मार्क्समैन आर 1/2, 1/3, 1/4। मतलब पहला वाला जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे वाले की 1/3, तीसरे वाले की 1/4। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट को हिट कर रहा है, कैसे करेंगे? बोलो। सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, वन एंड ओनली वन। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट होंगी? एक टारगेट को हिट कर रहा तो दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलो भाई, है ना। तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं वन एंड ओनली वन को हिट करने की, क्या क्या हो सकती है कि मान लो इसको हम लोग इवेंट ए से, इसको इवेंट बी से और इसको इवेंट सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए हिट करे, बी एंड सी ना कर पाए। तो ए ने हिट कर दिया, और क्या हो सकती है, और मतलब एडिशन, ए और ए ना कर पाए, सी ना कर पाए, लेकिन बी कर ले। बोलो भाई, और क्या हो सकता है, ए भी ना कर पाए, बी भी ना कर पाए, लेकिन सी कर ले। बस ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वन एंड ओनली वन वर्ड उसने यूज किया, वन एंड ओनली वन ऑफ देम, है ना। तो सिर्फ एक ही हिट करेगा। तो इसकी, अब देखो मैंने ये पढ़ा रखा था कि ए इंटरसेक्शन बी प्राइम हो चाहे कुछ भी हो, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो सीधे मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, यस और नो। तो ये क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ए दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी बी प्राइम दैट इज 2/3, प्रोबेबिलिटी सी प्राइम 3/4। समझ में आ रहा सबको? प्रोबेबिलिटी ए प्राइम 1/2, प्रोबेबिलिटी बी 1/3, प्रोबेबिलिटी सी 3 प्राइम, प्लस प्रोबेबिलिटी ए प्राइम 1/2, प्रोबेबिलिटी बी प्राइम 2/3 और प्रोबेबिलिटी सी दैट इज 1/4। तो अब इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर लोगे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, तो यू विल गेट दी, कितना आ रहा, 11/24। तो आंसर है 11/24, है ना। अब इसी में मान लो वो तुमसे क्वेश्चन कहता कि द टारगेट विल बी हिट। अब वो कह देता ये 3 लोगों ने हिट किया, है ना, और तीनों ने साइमल्टेनियसली फायर किया, द टारगेट हैज बीन हिट। अब क्या होता, अगर क्वेश्चन में होता, मान मेरी बात समझ में आ गई, उसने कहा कि 3 पर्सन हैज हिट द टारगेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हैज बीन हिट। मतलब टारगेट को हिट तो हो गया, क्या करेंगे, ऐसा हो सकता है कि 2 ने कर दिया, तो इससे बेटर है कि तुम करो कि किसी ने नहीं किया। तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम इंटरसेक्शन सी प्राइम, तो किसी ने हिट नहीं किया, ओके, और फिर 1 से सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा याद रखोगे,
है ना, कि अगर उसने कहा कि टारगेट हैज बीन हिट या एटलीस्ट वन हैज हिट द टारगेट, तो फिर किसी ने नहीं किया, सबसे पहले निकाल लेंगे। तो किसी ने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, किसी ने नहीं किया तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4, तो 1/4 आ गया। बोलो, तो टारगेट हिट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। 1 - 1/4 दैट द टारगेट हैज बीन हिट, है ना। अब वो कई केसेस बनेंगे, तो अब उस सारे केसेस बनाना तो दिक्कत की बात होगी, बट दिस वुड बी वेरी इजी वन। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। ओके, अब देखो ये बाइनोमियल से है। अ डाई इज थ्रोन 7 टाइम्स, एन की वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल टू 7। बोलो भाई, व्हाट इज द चांस दैट एन ऑड नंबर टर्न्स अप, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि ऑड नंबर क्या है, क्या होगा, 1, 3, 5, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वुड बी 1/2। ये समझ में आ गया होगा कैसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो जाएगी, 1/2। दिस इज क्लियर, बोलो। ओके, टर्न्स अप दिस वन। अब वो कह रहा है एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑड नंबर आए, यानी आर क्या है इस केस में, इन दिस केस आर इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 4, पढ़ाया था मैंने, तो क्या होगा 7c4, p की पावर r होता है, तो दैट इज 1/2 की पावर 4, और q की पावर n माइनस r, दैट इज 7 - 4, तो ये कितना हो जाएगा, 7c4 इंटू 1/2 की पावर 7, 4 और 3 7। तो दिस वुड बी द आंसर इन विच एग्जैक्टली 4 टाइम्स ऑड नंबर अकर्स। मैं समझ में आया, आ गया। फिर कह रहा एटलीस्ट 4 टाइम्स, तो मतलब क्या होगा, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तुमसे ये पूछ रहा है ना, तुमसे क्या कैलकुलेट करा रहा, प्रोबेबिलिटी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, 7c4 वाला, 7c5, 7c6, 7c7। समझ में आ गया, क्या करना होगा, बोलो भाई, इज दैट क्लियर, अरे समझ में आ रहा कि नहीं। तो अब ये मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना। 7c4, तो 7c4 में तो यही वाला आ जाएगा। 7c5 में क्या होगा, 7c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो हर एक में सेम ही बना जा रहा है, ठीक है। प्लस 7c6 प्लस 7c7 और 1/2 की पावर 7 कॉमन हो जाएगा। बोलो, आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वन। ये देखो, ये भी तुम्हारा बाइनोमियल से कैसे होगा, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 8 आउट ऑफ 10 आंसर्स। एन की वैल्यू क्या हो गई, एन 10 है यहाँ पे, बोलो भाई, एन की वैल्यू 10 है, और वो कह रहा है एटलीस्ट 8, यानी आर की वैल्यू 8, 9, 10, 3 वैल्यू पकड़ेगा। क्लियर है, ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन में तुमको करेक्टली दे रहा है, तो पी क्या होगा, ट्रू फॉल्स में 1/2, तो क्यू है ना, ट्रू फॉल्स है इसलिए 1/2 होगा। अगर वो होता मल्टीपल सिंगल चॉइस करेक्ट और ऑप्शन 4 होते तो पी होता 1/4 और क्यू हो जाता 3/4, तो ये ध्यान रखना, है ना, नहीं तो हर बार 1/2 ही मत मार देना। वो ट्रू फॉल्स कह रहा है इसलिए 1/2, है ना। हाँ, नहीं तो बहुत से लोग समझेंगे कि सक्सेस का 1/, जैसे तुम लोग में तो सक्सेस वाला प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 1 आती है ना। कई लोग तो कहना सर निगेटिव में भी हो सकती है, तो P इज 1/2, Q इज 1/2, सो प्रोबेबिलिटी हमको क्या निकालनी है, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, यही तो निकालनी है। तो दिस कम्स आउट टू बी 10c8 1/2 की पावर 8, और Q वाले के लिए आएगा तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो सब में कॉमन हो जाएगा, है ना, तो मैं बार बार इसको नहीं लिखूंगा। प्लस 10c9, समझ गए होगे क्या है यहाँ पे, प्लस 10c10, इज दैट ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा 1/2 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा, तो दैट इज 10c8 प्लस 10c9 प्लस 10c10। क्या ये समझ में आया, तो दिस मच
दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 8 आंसर इज करेक्ट आउट ऑफ 10। समझ में आया कि बाइनोमियल का हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है,